हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है अम्ल भस्म तथा लवण। इसका आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रखा है 30 प्रश्न को। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, क्या बोल रखा है इसने, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। में कौन से अम्ल, मैंने इसमें जो नाम दिया हुआ है इन सब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके हमें नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला दिया है नींबू का रस, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी की गोली, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल। और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, इस तरह से आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। मैं अपनी वीडियो में हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव की चर्चा करता हूँ और इस वीडियो में भी करता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि सिरका में निम्नलिखित से कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन दे दिए, तो ये चारों ऑप्शन दे दिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपने इसको एसिटिक अम्ल चुनना होगा। ठीक है, या फिर दे दिया कि विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा तभी है, तो आप एस्कॉर्बिक अम्ल में टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखने हैं हमें। ये जो जितने भी अम्ल हैं इन सब के आणविक सूत्र लिखना है। लिख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका हो जाएगा H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसका हो जाएगा HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और फास्फोरिक अम्ल HPO3। और कार्बनिक अम्ल HCO3। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेम एवं हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, देखिए यह मैंने कॉपी पे भी लिख रखा है। जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगला इसी में दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो बनता है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाएगा एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखिए यही यहाँ पे लिखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो ये बनता है जो मैंने अभी बताया। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, तीसरा का तीसरा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है, तो क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला चौथा नंबर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है, तो क्या बनता है भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से कराने पर क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यह दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है। चलिए बताते हैं इसका क्या तात्पर्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनिक होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनिक प्रदान करता है होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्या इसने बोल रखा है, प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताएं। तो देखिए मैं बताता हूँ इसमें भेद। प्रबल भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। सर ये 5 नंबर का नहीं है, ये है इसका आंसर, सॉरी। प्रबल अम्ल सांद्र अम्ल में भेद बताएं, ये है। प्रबल अम्ल जल में घुलकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जबकि सांद्र अम्ल जल की मात्रा में कम से कम रहती है। ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल जल में घुलकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जबकि सांद्र अम्ल जल में कम से कम मात्रा में रहता है। आगे चलते हैं, इसी का सेकंड नंबर 5 का सेकंड, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रबल भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, जबकि दुर्बल भस्म जल में आंशिक रूप में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख लीजिए। प्रबल भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, जबकि दुर्बल भस्म, दुर्बल का अर्थ क्या होता है, कमजोर, भस्म जल में आंशिक रूप में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी प्रश्नों को इसमें कवर करना है, 16 प्रश्नों को। कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे होते हैं? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कार्बोनेट आयन का प्रकृति क्षारीय होता है। यहाँ देख लीजिए आप, कार्बोनेट आयन की प्रकृति क्षारीय होता है। हाइड्रोजन उपस्थित रहने पर वह अम्लीय होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण पूर्ण रूप से क्षारीय ही होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, कार्बोनेट आयन का प्रकृति क्षारीय होता है, पर हाइड्रोजन उपस्थिति रहने पर वह अम्लीय होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण पूर्ण रूप से क्षारीय ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर, पीएच प्रतीक में पी तथा एच का क्या संकेत करते हैं? पीएच स्केल क्या सूचित करता है? तो इसका एकदम बहुत सुंदर आंसर हो जाएगा, सबसे सरल आंसर जो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। पीएच प्रतीक में पी का अर्थ पावर यानी कि शक्ति होता है, जबकि एच का अर्थ हाइड्रोजन होता है। अतः पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति निरूपित करता है। ठीक है, पीएच स्केल का वर्क होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति का निरूपण करना। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला है, इसने 5 विलयनों ए बी सी डी तथा ई के यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयनों के पीएच मान क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाए गए हैं। तो इनमें कौन विलयन उदासीनी है, प्रबल, क्षारीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन का है, उदासीन है जो पहला नंबर 7। ठीक है, इसका 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12। और आगे चलते हैं, प्रबल अम्लीय का होता है 1, दुर्बल अम्लीय का होगा 3 और इसका दुर्बल क्षारीय का हो जाएगा 9। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप देख लीजिए, प्रबल अम्लीय 1, दुर्बल अम्लीय 3 और दुर्बल क्षारीय 9। और यहाँ पे जो पहला है उदासीन है वो 7। ठीक है, और प्रबल क्षारीय 12। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, 3 अम्लीय विलयन एक्स वाई जेड का पीएच मान क्रमशः 0, 3 तथा 5 है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स विलयन में। ठीक है, क्योंकि यह सर्वाधिक अम्लीय होने के कारण इसमें हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्या बोल रखा है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो ये हो जाएगा जेड में। ठीक है, जेड विलयन में, क्योंकि यह कम अम्लीय है और कम अम्लीय होने के कारण इसका हाइड्रोजन आयन कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं, समझाना है हमें। चलिए समझा ही देते हैं भाई।
इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की संतोषजनक वृद्धि बाधित हो जाती है या फिर वृद्धि बाधित हो जाती है। अतः किसान अपने खेत की मिट्टी को अम्लीय होने से बचाने के लिए इसमें चूना डालकर अम्लीयता को कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, मतलब बाधित हो जाती है। अतः किसान अपने खेत की मिट्टी को अम्लीय होने से बचाने के लिए उसमें चूना डालकर अम्लीयता को कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अम्लपीत का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है तो अम्लपीत, पहला प्रश्न देखते हैं, अम्लपीत अम्लीय होगा या क्षारीय? तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, एक शब्द में इसका आंसर अम्लीय होगा। और देखते हैं दूसरा प्रश्न, अम्लपीत का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका एक शब्द में आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाना है हमें। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने शायद नहीं लिखा है, लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे उस सब में ये जो होता है लाल वाला, देखिए यहाँ फोटो में आपको दिख रहा होगा, इन सब में ये यंत्र में शामिल रहता है। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 तथा H2SO4 रहते हैं। ठीक है, आग लगने पर इस यंत्र की कुंडी को दाब डाला जाता है, जिससे NaHCO3 तथा H2SO और परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अग्निशामक यंत्र से अभिक्रिया निम्न रूप से है। ये जो इसका रासायनिक अभिक्रिया है देखिए, 2NaHCO3 प्लस H2SO4 या परस्पर संयोग करके क्या बनते हैं? Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO3। ये गर्म हवा है इसलिए ऊपर जा रहा है। आगे चलते हैं 13 नंबर, उत्फूलन से आप क्या समझते हैं? उत्फूलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखें। एक अभिक्रिया देकर इसको भी समझाना है हमें। इसका आंसर हो जाएगा NO2CO3 का होल ट्वाइस 10H2O को हवा में खुला छोड़ने पर द्रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है, वो उत्फूलन कहलाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक हो जाएगा सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया Na2CO3 का होल ट्वाइस 10H2O, ये क्या बनता है? उष्मा Na2CO3 का होल ट्वाइस 2H2O। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न, किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 है तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति बताएं। तो इसका आंसर रहेगा H प्लस आयन बराबर 10⁻5 या pH बराबर माइनस लॉग H प्लस pH बराबर माइनस 10G, 10 लॉग है, ये 10G नहीं, ये लॉग है, LOG 10⁻⁻5 या pH बार माइनस लॉग 10⁻⁻5। उसके बाद माइनस 10 गुने माइनस 5 बराबर 5, माइनस माइनस प्लस, तो pH मान 5 अम्लीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यौगिक के संबंध उनके उपयोग से स्थापित करें। ठीक है, ये जो यौगिक है उनके संबंध के साथ हमें इन्हें स्थापित करना है, बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कपड़ों को साफ करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है सांचे बनाने में। ये और ऑप्शन दिया रहता है टूटी हड्डियों में, तो ये यहाँ पे भी जाता। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। तो इसको अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें ये चीज़ प्राप्त होते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 H2O यानी कि सोडियम तथा CO2 बनता है। और इसमें एक और है, यह है
उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2NaHCO3, तीर चिन्ह के दाईं ओर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और ये तीर ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 3rd नंबर प्रश्न भी यहाँ रेडी ही है, आपको अगर इसको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए इसका भी अर्थ लघु हुआ है और लघु उत्तर ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, जय हिंद।